आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। एनआरओ का हकदार कौन और ग्रैंड डायलॉग या ग्रैंड तसादुम, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। 3 लाख सुनना चाहते हैं मेरे से NRO। मैं अगर इनको NRO दूंगा, मैं इस कौम से गद्दारी करूंगा। जितने NRO वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिया है, किसी भी वज़ीर आज़म ने इतने NRO नहीं दिए हैं। सिलेक्टेड नवाज शरीफ इंशाअल्लाह और मुस्लिम लीग नून में NRO नहीं देगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। ऑपोजिशन हुकूमत मुखालिफ तहरीक लिए आखिरी राउंड में दाखिल हो रही है। जलसों की ट्रेन लाहौर के स्टेशन पर आने वाली है। इन जलसे, जुलूसों और एहतजाज का एजेंडा है हुकूमत को घर भेजना, लेकिन वजीर आजम कहते हैं कि ऑपोजिशन इस तहरीक से NRO लेना चाहती है। NRO के 3 लफ्ज वैसे तो कौमी मफाहमती ऑर्डिनेंस का मुखफ़फ़ है, लेकिन हमारी सियासत इन्हीं 3 लफ्जों में कहीं गुम होकर रह गई है। पाकिस्तान में NRO से मुराद है डील, ढील और माफी तलाफी। कौन किससे NRO मांग रहा है, कौन किसको NRO दे रहा है और कौन किससे NRO ले रहा है, किसी को कुछ नहीं मालूम। लेकिन फिर भी सुबह शाम वजीर आजम की हर तकरीर, हर जलसा, हर मीडिया गुफ्तगू और हर इजलास में यही गिरदान है कि किसी को NRO नहीं दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। वजीर आजम साहब, आप लूट मार करने वाले किसी शख्स को भी NRO ना दें, लेकिन पाकिस्तान के गरीब आपके NRO के मुंतजिर हैं। आप गरीब से गरीब तर होती आवाम को NRO दे दें, सुकड़ती हुई मिडिल क्लास को NRO दे दें। आप कहते थे ना कि महंगाई हो तो समझो हुक्मरान चोर है, आप इस महंगाई को NRO दे दें। अगर माफियाज चीनी और आटा सस्ता कर दें तो ऐसे माफियाज को NRO दे दें। गंदम पैदा करके भी सस्ते आटे को तरसने वाले किसान को NRO दे दें। आपने कर्जे लिए बगैर मुल्क चलाकर दिखाना था ना, लेकिन आपने तो कर्जों के अगले पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। आप इन कर्जों को NRO दे दें। गर्दिशी कर्जा 2200 अरब से बढ़ गया है। ये कर्जा आवाम को महंगी बिजली से चुकाना पड़ेगा। आप गर्दिशी कर्जे को NRO दे दें। नए पाकिस्तान में बाहर से आकर लोगों ने नौकरियां करनी थी, लेकिन यहाँ तो अपने ही 1 करोड़ बेरोजगार हो गए। आप इस बेरोजगारी को NRO दे दें। दवाइयां 400% महंगी हो गई। आपने वजारत सेहत के 3 इंचार्ज बदल डाले, लेकिन अद्वियात सस्ती नहीं हुई। आप महंगे इलाज को NRO दे दें। क्या मुल्क के अवाम इस NRO या रिलीफ के हकदार नहीं हैं? प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं सदाकत अली अब्बासी साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं इरशाद भट्टी साहब प्रोग्राम में, और PMLN से MP हैं हमारे साथ अज़मा बुखारी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। इरशाद भट्टी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, अगर ये वज़ीर आज़म से डिमांड की जा रही है तो क्या गलत है कि आप अपोजिशन को NRO ना दें, लेकिन इस गरीब आवाम को NRO दे दें, इनसे मुफाहिमत कर लें, इनको आप रिलीफ दे दें, जिन्होंने आपको वोट दिया है उनको आप इज्जत दे दें, उनका ख्याल करें, और ज़्यादा कुछ नहीं, जो इनका हक है कम से कम वो तो दे देना। तो गलत है ये कहना? बिल्कुल ठीक है। इसमें यही तो बात है असल में कि आपके इमरान खान साहब, आप हमें वो थोड़ा सा भूल गए हैं। इमरान खान साहब अपोजिशन को NRO देने या अपोजिशन को टंगने के लिए नहीं आए थे। इमरान खान साहब तब्दीली का नारा लेके आए थे। इमरान खान साहब आवाम की ज़िंदगियों में सहूलतें लाने के लिए आए थे। इमरान खान साहब हमें स्टेटस को तोड़ने के लिए आए थे। इमरान खान साहब हमें बारियाँ बारियाँ ख़त्म करने के लिए आए थे। इमरान खान साहब के एजेंडा था। अब मुझे बताएं, मेरे सामने एहतसाब घर से, क्या इमरान खान साहब ने घर से एहतसाब शुरू कर दिया? नहीं किया। 50 लाख घर, क्या इमरान साहब ने 50 लाख घर की इब्तिदा, चलो 2.5 साल हो गए, 25 लाख घर हो गए, नहीं हुए। 1 करोड़ नौकरियां क्या इमरान खान साहब दे चुके हैं? रेडियो पाकिस्तान से मुलाजमीन निकाल चुके हैं, PTD से निकाल चुके हैं, PTV से निकलने वाले हैं, स्टील मिल से निकालने वाले हैं, और इस तरह और बेरोजगारी है। सर, थोड़ा सा इनको एज दे दें। पहली बार हुकूमत कर रहे हैं, अभी उन्हें पता नहीं है, अभी वो सीख रहे हैं। देखिए, उन्हें नहीं पता कि माफियाज को कैसे हमने काबू करना है, वो कैसे महंगाई करते हैं, इनको नहीं पता ब्यूरोक्रेसी के साथ कैसे हैंडल करते हैं। तो थोड़ा सा 2.5 साल हुए, 2.5 साल में हिसाब किताब शुरू कर दिया। बड़े मासूम है, लॉलीपॉप मुंह में डाल के पंगूड़ों में लेटे हुए हैं कि पहली मर्तबा नहीं। 22 साल की स्ट्रगल है ये। मेरे साथ जो सदाकत अब्बासी साहब बैठे हुए, ये पहला इलेक्शन 50,000 वोट लेके आ रहे थे। उसके बाद इन मरी में देखें, इनकी स्ट्रगल देखें, इनका वहाँ फिरना टुरना देखें, इनके वहाँ लोगों में देखें। तो अच्छा नया सूबा
बन गया क्या? अच्छा IMF को खैर बात कह दी है क्या? अच्छा कशकोल तोड़ दिया है क्या? ये तो वो चीजें थी ना जिसमें कोई दूसरी कशकोल तोड़ दिया, 90 दिन में करप्शन खत्म कर दी, 300 दिनों में करप्टों को अंदर कर दिया, इलेक्टेबल्स से दूरी कर दी, ये तो कर सकते थे। आजाद उम्मीदवारों से दूरी इख्तियार कर ली, वो भी बुरे होते हैं। 20 वुज़रा रखने थे, क्या वो 20 वुज़रा ही रखे हुए हैं? अच्छा और ऊपर ईमानदार हो तो नीचे सब ठीक है, क्या ये फार्मूला फिट हो गया है? सही हो गया है? अच्छा तगड़ा वज़ीर आज़म हो तो पार्टी कबीना में लड़ाइयाँ नहीं होती, क्या ऐसा हुआ है? पनागाहें नजर नहीं आ रही, लंगर खाने नजर नहीं आ रहे आपको? अगर कौम को फकीर बनाना है, अगर कौम को भिखारी और मंगता बनाना है तो बना दें। सारा फोकस इस चीज पे है, वो कह रहे हैं कि ये ऑपोजिशन हमसे मांग रही है NRO। अभी ऑपोजिशन से बात करूंगी, उस पे भी आता हूं। यकसा निसाब तालीम हो गया क्या? इदारा जाती रिफॉर्म्स नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये पुलिस कितना शर्मिंदा करेंगे आप? पुलिस पटवार थाना कचहरी अवाम के लिए रिलीफ गाय, वो रिलीफ गाय नहीं, पुलिस पटवार थाना कचहरी अवाम के लिए रिलीफ गाय। $200 अरब बाहर से आने थे, आ गए हैं क्या? स्विस अकाउंटों से रकमें आनी थी, आ गई हैं क्या? 8000 टैक्स इकट्ठा करना था, कर लिया है क्या? वजीर आज़म हाउस ऐवान सदर गिरना था, गिरा दिया। छोड़ दें अब, गवर्नर हाउस की दीवारें, हमारी इकोनॉमी बेहतर हो रही है, समत जो है वो दुरुस्त है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं। दोबारा आप ना दीजिएगा, बात तो सुन लेना। और दूसरी बात ये, गवर्नर हाउस की दीवारें गिरना थी, गिर गई क्या? 2.5 करोड़ बच्चों ने स्कूल जाना था, चले गए हैं क्या? 40% से ज्यादा बच्चों की ग्रोथ रुकी थी, रुक गई है क्या? ठीक है, चल गई। मुफ्त तालीम, मुफ्त सेहत की सहूलतें मिल गई हैं क्या? बिजली गैस पेट्रोल अवाम की पहुंच में है क्या? ठीक है सर। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्या? खत्म हो गया क्या? अच्छा अब आखिरी 2 लम्हे इन्होंने कहा कि हम मुआशी तौर पर इस्तेकाम ला रहे हैं। अच्छा GDP 5.8 थी जब अज़मा बुखारी थी, अभी -0.4, अभी मैं 1.90 कर लेता हूँ, इनका ही कर लेता हूँ। अफगानिस्तान की ग्रोथ रेट आपसे बेहतर। अच्छा डॉलर 116 से 160, थोड़ा सा आगे चलते हैं। नहीं गर्दिशी कर्जे, ये सुन लीजिएगा, तबाही हो जाएगी। सदाकत साहब ने बोल रहे हैं गर्दिशी कर्जे 1100 से 2224 अरब, 2240 अरब, 1100 से 2240 अरब। फी का आमदनी $1652 से $1455। जरदारी दौर में कर्जा था, आखिरी बात, जरदारी दौर में कर्जा ले रहे थे 5 अरब, नवाज शरीफ दौर में 8 अरब, इमरान खान दौर में 20 अरब रोजाना कर्जा लिया जा रहा है। बिल्कुल ठीक सर, इनको ये बातें नहीं समझ आ रही। बेरोजगारी बढ़ी, गुर्बत बढ़ी, PIA पे खुद का शमला हो चुका, तंबाकू वाले रिलीफ ले चुके, अदवियात वाले लुट के जा चुके, वाले लुट के जा चुके, चीनी वाले लुट के जा चुके, पेट्रोल वाले लुट के जा चुके, बिजली घर वाले लुट के जा चुके हैं। लेकिन मसला ये और मैंने अपोजिशन को NRO नहीं देना, कौन कह रहा है दें? ना दें, बिल्कुल भी ना दें। मैं तो कह रही हूं आवाम को दे दें, 22 करोड़ को NRO दे दें, महंगाई को NRO दे दें, बेरोजगारी को NRO दे दें। अच्छा उस्मा साहिबा, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ये हुकूमत जो है ये गरीब आवाम को NRO दे दे, लेकिन जब ये बात की जाती है ना तो हुकूमत की तरफ से बात ये सामने आ रही होती है कि भाई ये जो जलसे जुलूस और तहरीक अपोजिशन कर रही है ना, ये हमसे NRO मांग रहे हैं। आपसे भी बात की जाएगी, आप भी यही कहेंगे कि असल में तो अब NRO की ज़रूरत वज़ीर आज़म इमरान खान को है। आप दोनों एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, ये मसला कैसे हल होगा, क्या होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया पारस। एक तो बहुत यकीनन एक जामिया गुफ्तगू कर ली भट्टी साहब ने, मेरा काफ़ी सारा काम आसान हो गया जी। मैं सिर्फ यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि जो NRO का, कभी कोरोना का, कभी इदारों का, कब तक छुपेंगे जो है इन तमाम चीज़ों के पीछे। कारकर्दगी की बात तो होगी, कारकर्दगी तो इनसे पूछी जाएगी। मुझे अफसोस है और बहुत तकलीफ है, ये जो माशी इशारिये बता रहे हैं ना, हमें बहुत अच्छे हो गए हैं। आज कसूर में एक बाप ने अपने 5 बच्चे भूख की वजह से नहर में फेंक दिए, 2 की लाशें मिल गई हैं, 3 की जो है तलाश की जा रही हैं। और ये वाकया पहला नहीं हुआ, भावनगर में वाकया खुदकुशी के वाकयात जो है वो अब ज़द-ए-आम है, ज़बान ज़द-ए-आम है। और ये मुझे बता रहे हैं, मेरे इशारे दुरुस्त हो गए हैं। आप मुझे ये बताइए कि इन्होंने जब ये आए थे, इन्होंने जो 5.8 की GDP थी उसको आगे ले जाना था, ये इसको माइनस में ले आए। 1952 के बाद पहली दफा पाकिस्तान माइनस में चला गया। जो 4% जो महंगाई थी उसको इन्होंने ठीक करना था। वो 4% महंगाई जो है, ग़िज़ाई इन्फ्लेशन जो है वो खित्ते में सबसे ज्यादा है, और जो तरक्की है पाकिस्तान की वो खित्ते में सबसे बुरी है, और हमारी करेंसी जो है वो सबसे ज्यादा डिवैल्यू हो चुकी है। सब इसलिए हुआ कि आप बारूदी सुरंगें बिछा के, इनको पता था ना बारूदी सुरंगें बिछा के गए हैं, शौक तो इनको बहुत आया हुआ था ना, जाने दे मेरी बारी आने दे, यही चिल्लाते रहते थे ना हर वक्त। इनको बहुत शौक था बारी लाने का। इनके पास तो 200 अफराद की टीम मौजूद थी, जिसपे आते ही उन्होंने मुआवजा करना था और सारे मसले हल हो जाने थे। जो मसले नहीं थे इन्होंने वो भी पैदा कर दिए इस मुल्क के अंदर। पाकिस्तान ग़िज़ाई तौर पर खुद कफील मुल्क
था। पारस आज क्या हो रहा है? आज यह है कि कोई सब्जी आम आदमी की पहुंच में नहीं है। आज यह है कि आटा जो है वो 70 रुपए से कम नहीं मिलता। चीनी जो है वो आज 95 रुपए पे आ गई है। उस पर बहुत खुश है हुकूमत, सारी बातें ठीक इनको शर्म आनी चाहिए। ये खुश हो रहे हैं 95 रुपए चीनी के ऊपर। आपको नहीं लगता चीनी का वादा किया था? आपको नहीं लगता कि अगर इस हुकूमत को थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए, 2.5 साल इनको हुए हैं, मुकम्मल ये 5 साल कर लें तो शायद ये कुछ बेहतरी ले आए। देखिए उसमें अभी आपने अपने 5 साल मुकम्मल किए ना, अभी फिर बहुत सारी चीजों का बैठ के आप क्रेडिट लेती हैं। अभी आपने बात की कि जब आपकी हुकूमत आई थी 2012 के अंदर, उस वक्त आपकी तो 13 में आई थी, उस वक्त जीडीपी था 3.5%, आप उसको ले गए 5 सालों में 5.8% पे। महंगाई थी 2012 में 9.5%, आप 5 सालों में उसको ले गए 4% के ऊपर। तो इनको टाइम तो पूरा करने देना, क्या पता ये कुछ बेहतरी कर लेंगे। नहीं देना, बस तहैया कर लिया, इनको घर भेज। देखिए काश इनके अंदर कोई एक कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नजर आई होती। अभी जो इनके स्कैम्स आ रहे हैं ना, और अभी जो रिसेंट तरीन है, तमाम तर आटे के ऊपर वजीर आजम ने एक्सेप्ट किया अपने इंटरव्यू के अंदर कि हमने जो है वो देर से फैसला किया तो आटे का शॉर्टेज आया। चीनी के ऊपर आपने माफियाज जो अपने इर्द गिर्द बैठे हुए थे वुज़रा, आपने उनकी एक दूसरे को शफल कर दिया और उसके बाद वो उन्होंने चीनी के पैसे खा लिए। आप जो है वो आपको फर्क नहीं पड़ता। अभी जो LNG जो है, आपने हमें वजीर आजम डाकिया नहीं होता है पारस, वो वजीर आजम होता है। वो हमें कह रहे हैं सितंबर में आके बड़ा शॉर्टफॉल आने वाला है, तो भाई हम क्या करें? हमारे शॉर्टफॉल को कम करने की कोशिश करो। और साबित हुआ, डॉक्यूमेंट से साबित है कि इनके वुज़रा ने जानबूझकर, जो पेट्रोल माफिया है उसने फर्नेस ऑयल से बिजली बनानी थी ताकि वो पैसे कमा सके। उनको LNG से बिजली नहीं बनानी थी, लेकिन कोई पूछने के लिए, देखने के लिए तैयार ही नहीं कर रहे हैं। आप भी इसीलिए कर रहे हैं ना। अभी देखें, बताएंगे अब्बासी साहब, वो कहते हैं आपका भी सिर्फ एक ही मकसद है, किसी तरह इक्तदार की कुर्सी तक पहुंच जाएं ताकि जो हमारे केसेस हैं उनको ब्रेक लग जाए, एहतसाब जो है वो खत्म हो जाए। इसी पे आपका भी सारा रोना धोना है। सदाकत अली अब्बासी साहब, ये बताइए सर कि वजीर आजम और आपकी पूरी हुकूमत जो है वो डंडा लेके इस ऑपोजिशन के पीछे लगी हुई है, सबका जवाब भी दे दें और इस अवाम को NRO देना है कि नहीं देना? पारस बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपका इतना बड़ा इंट्रो जी, उसके बाद भट्टी साहब की इतनी बड़ी एक स्टोरी, और उनके बाद उनका ठप्पा लगाना। मुझे उम्मीद है कि मुझे आप इंटरप्ट नहीं करेंगी ताकि मैं एक बैलेंस गुफ्तगू इंटरप्ट ना करें, मुश्किल है लेकिन टाइम दूं। नहीं, आप थोड़ा सा बर्दाश्त करें, मैंने बड़ी मुश्किल से आपकी बातें बर्दाश्त की। कोई नई बात बताइएगा। सबसे पहले सबसे बातें वही होती हैं जो आपने की, आपने कोई नई बात आपने नहीं की, उनका मैं जवाब दूंगा बारी बारी। सबसे पहले आपने कहा कि NRO लूट मार करने वाले किसी शख्स को ना दें, ऑपोजिशन को NRO ना दें, इनको दे दें। तो हमें किसी ऑपोजिशन का कोई दुख नहीं है। आज बिजली महंगी है जिसकी आप बात कर रही हैं, महंगी किसने की? नवाज शरीफ साहब ने। क्या सबूत है? लंदन फ्लैट्स। ठीक, आप उनकी बात करेंगे, आप माइंड करते हैं। महंगे मंसूबे लगाए, पाकिस्तान को फंसाया। ये जो इन्होंने गर्दान पड़ी कि 1100 अरब थे, 2300 अरब हो गए। भाई कोई एक मंसूबा इमरान खान ने नहीं लगाया। तमाम मंसूबे नवाज शरीफ वज़ारी ने लगाए, उन तमाम पे कीमतें बढ़ रही हैं। लोग बिजली का बिल दे दे के उनकी जान निकल गई है, लेकिन वो बैलेंस नहीं हो रहा। महंगी बिजली बन रही है और आगे हम सस्ती बेच रहे हैं। कसूर नहीं, सारा जुर्म इनका। और जब तक ये जुर्म खत्म नहीं होगा आप इनको माफी नहीं दे सकते। लिहाजा आज बिजली और बिजली का तमाम क्रेडिट जरदारी साहब को और नवाज साहब को, और उनका सबूत क्या है? सरे महल और लंदन फ्लैट्स। गैस का जिम्मेदार शाहिद खान अब्बासी। बिल्कुल सही। महंगी LNG का मुआहदा किया और वो महंगी LNG की वजह से आज आपकी गैस की शॉर्टेज भी है, महंगी गैस भी है, गैस महंगी भी हो रही है। खसारा पूरा, दोनों इदारे खसारे में। लिहाजा अगर आप बात करते हैं जो आपका इंट्रो में था कि किसी लूट मार वाले को NRO ना दें, हम सिर्फ लूट मार वालों को नहीं दे रहे। जितने नून लीग में लोग हैं जिन्होंने करप्शन नहीं की, कोई उन पे कोई मसला नहीं है। आपने सारी की है ना, ये सारी आपने हमें याद करा दी है, आपने हमें हिफ्ज करा दी हैं। अब हमें पता है कि पाकिस्तान में क्या क्या खराबियां, अब ये बताएं कि हल कैसे होंगे ये मसले। अब आपने दूसरी जो बात की, महंगाई वाकई थी और बिल्कुल ग़िज़ाई अशिया पे महंगाई थी। सुन लें, पिछले एक हफ्ते में चीनी 20 रुपए किलो सस्ती हुई है। आप चीनी करते थे, आज लोगों को बताएंगे चीनी सस्ती की। सुने ना, जब बढ़ाई थी, जब आप बोलते थे, हम कहते थे हाँ महंगाई हुई है। वजीर आजम कहते थे हमसे कोताही हुई है, उस वक्त वजीर आजम की कोताही थी। आज वजीर आजम की ग्रेटनेस है, क्रशिंग टाइम पे शुरू हुई। वापस पिछले एक हफ्ता आ रही है नीचे, आटा सस्ता होना शुरू हो गया। आज आप आवाम को बताएं कि इस हफ्ते की जो महंगाई है उसमें कुछ फीसद पहले से चीजें सस्ती हुई हैं। 13 चीजें सस्ती हुई हैं, कोई 8 महंगी हुई हैं और
21 पे सेम रहा है, ओवरऑल रेशो महंगाई कम हुई है, लिहाजा ये क्रेडिट जाता है वजीर आजम को। अब जरा आपने बड़ी फिक्र, वो आपको एक झूठा एक आदमी जिसको आपने भी झूठा कहा, मैंने भी कहा, यहां से भागा, आखिर में जब बीबीसी ने झूठा कहा तो आपको समझ आई, वो 5.8% उनको वहां से पकड़ के लाएं, अदालतों में पेश करें। आपका काम नहीं है कि आप यहाँ पे बैठ के सिर्फ बातें करें। हुकूमतें को कुछ करके दिखाना होता है। कारकर्दगी फिर उनका किरदार, पहले उनकी कारकर्दगी फिर उनका किरदार। ये जब ये खसारे जो होते हैं ना, ये ऐसे नहीं होते, ये मुल्क की कमजोरी को बता रहे होते हैं। 20 अरब डॉलर का खसारा इमरान खान साहब ने 17 सालों बाद सरप्लस में आ गया। सरप्लस का मतलब क्या है? डॉलर पाकिस्तान ज्यादा कमा रहा है, खर्च कम रहा है। नवाज के दौर में क्या था? IMF के पास लेट कौन गया? ये फैसला करने में लेट। अब देखिए ये कोई बात ही नहीं है। अच्छा चलें आप सवाल कर लें। सवाल ही किया ना, IMF जल्दी फैसले करने थे, होमवर्क करके आना था, फिर आपको ये मसले मसाइल नहीं होने थे। सर इसी पे आ जाए, हम जल्दी नहीं गए, गलती की, पाकिस्तान को डुबो कर गए थे। हम ऑक्सीजन लेने IMF पास जा रहे थे, इस ऑक्सीजन तक पहुंचाया किसने? नवाज शरीफ ने। आप खुद ही क्या कह रही हैं? मईशत बड़ी मजबूत थी, जो ही आप आए आप जाके कर्जा लेके आते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, नहीं अभी बात खत्म नहीं हुई, प्रोग्राम है मेरी अगली बारी मेरी भट्टी साहब को बोलिएगा, ये अगली गर्दान में तैयार कर लिया, कागज निकाल लिया, इसका जवाब लूंगी। मैं सिर्फ मुझे 30 सेकंड जितना याद किया सारा बोलना है। याद की बात नहीं है, जो आपने पारस बातें की हैं, अवाम के ज़हन में जवाब आना चाहिए। मैंने ये पूछा है, हल बताएं। मैं हल लिया नहीं है कि 20 अरब डॉलर का खसारा इमरान खान ने जीरो पे लिया है, आपको हल नहीं लग रहा? जितना हुकूमती खर्चे के ऊपर क्या फर्क पड़ा है? ये फर्क पड़ा है कि अब महंगाई नहीं होगी, डॉलर और महंगा नहीं होगा, एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू होगी, रेमिटेंसेस बढ़ना शुरू हो गए, पाकिस्तान अमीर होना शुरू हो गया। पाकिस्तान अमीर होगा तो पाकिस्तान का गरीब अमीर होगा। गरीब करने वाला नवाज शरीफ और जरदारी वहां बाहर बैठे, आज वो इस हुकूमत को हटाना चाहते हैं और आप इनका साथ दे रहे हैं। साथ नहीं दे रहे, हम सवाल उठा रहे हैं। आप उन पे सवाल उठाएं जिन्होंने पाकिस्तान को गरीब किया, पाकिस्तान को डुबोया। आप जवाब दे हैं, 2.5 साल हो गए, हम 2.5 साल के जवाब दें, 72 साल उनको आप पूछते नहीं है। आप ठीक करने आए थे ना मुल्क को, तो ठीक कर रहे हैं। आपने मैं आपको बता रहा हूं, ये जो आप मंफी ग्रोथ की बातें करते हैं ना, दुनिया को चेक करें, 12% मंफी हुआ कोविड। इमरान खान ने जो कोविड को मैनेज किया, पूरी दुनिया तारीफें कर रही है। साहब वो कह रहे हैं इतनी उन्होंने अपनी कामयाबियां और अपने काम गिनवा दिए, वो कहते हैं आप लोग राजी नहीं होते। सर मुझे ये बताइए, क्या आप ये समझते हैं कि अगर इस हुकूमत को 5 साल पूरे करने दिए जाते हैं, इनको मुद्दत ये पूरी कर लेते हैं, तो क्या इस मुल्क के हालात को ये बेहतर कर देंगे? चूंकि खान साहब बार बार ये कहते हैं 70 साल का बिगाड़ है, 70 साल की ये खराबी है, या आप समझते हैं 5 साल के बाद भी कुछ नहीं कर सकेंगे, बहुत खराब है हालात? नहीं, हुकूमत को तो हर सूरत 5 साल पूरे करने चाहिए। बेहतरी आएगी? हाँ नहीं, वो एक इलाका नहीं आएगी, फारिग हो जाएंगे। काम को देखते हुए क्या मैं कह रहा हूँ कि बुरे हालात हैं, फारिग हो जाएंगे, लेकिन हुकूमत को इस तरह घर भेजना कोई हुकूमत नहीं रोक सकेगी। जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ये धरना लेके आए थे, 126 दिन बैठे रहे थे, जल से जुलूस थे, उस वक्त भी हमारा यही ख्याल था कि इन धरनों से हुकूमत को फारिग नहीं होना चाहिए। और धरनों, लॉन्ग मार्च और जलसों से हुकूमत को फारिग, इनको फारिग क्या करेंगे? जब ये 5 साल पे बुरी परफॉर्मेंस देकर जाएंगे, अगले में इलेक्शन में बुक हो जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर इनको फारिग किया इस वक्त, 6 महीने बाद हमारी गजनी याददाश्तें, हमने फिर इमरान खान साहब का पीछे नारे मारने कि उस बेचारे को तो टाइम ही नहीं पूरा मिला, अभी चीजें सीधी हुई थी। पाकिस्तान की हम यही देखते रहेंगे कि इस अवाम को भी साथ सलाम करें। मेरा तो मैं तो कोई अब ग्लैमराइज नहीं करता इस अवाम को, कोई मैं ग्लैमराइज नहीं करता। जिनको पता है कोरोना है, जिनको पता है सेकंड वेव लहर है, जिनको पता है, वो कहते हैं इसराइल और अमेरिका की साजिश है, वो कहते हैं मुसाफिर से नहीं फैलता, वो जलसों में नाच रहे हैं। वो ये जो हमें आज हमारा अपना भी बड़ा कसूर है अवाम का, जो ये हमें चित्तर पड़ रहे हैं, थाने में चित्तर, कचहरी में चित्तर, पटवार में चित्तर, अस्पताल में चित्तर, इसमें ना साफ पानी, ना दवाई, ना डॉक्टर, ना नर्स, इसमें अवाम का भी आता है। दूसरी बात ये है कि देखिए, इशू ये नहीं है कि एक बड़े खूबसूरत जुमला कहा दरमियान में, मैं भूल ना जाऊं, कि भट्टी साहब ने अगली गिरदान जो लिख के लाए ना वो तैयार कर ली। स्टीफन सेकर जो है ना, वो सवाल भी लिखे हुए कर रहा था पढ़ के। ये कहा करें यार, ये क्रेडिट दिया करें कि आप तैयारी करके आते हैं इम्तिहान। नहीं, ये नहीं देना। या जब भी मुस्लिम लीग नून में, पीपल्स पार्टी में या तहरीक इंसाफ में जब भी दलील लॉजिकली लाजवाब होने लगेंगे, हाँ पढ़ लो भाई, पढ़ लो, ओ भाई ये पढ़ो, ये मुझे बेबस कर दो,
कि मैं पढ़ ही कुछ ना सकूं, जो पढ़ूं आगे से कहें कि ये तो हल हुआ पड़ा है, जो कहें आगे से कहें ये हल हुआ। बात बेसिकली ये सिंपल सी एक बात है कि सिर्फ चीनी और गंदम, सिर्फ चीनी और गंदम 404 अरब का बोझ इजाफी पड़ा इस कौम पर, और 121 अरब का बोझ पड़ा LNG फर्नेस ऑयल के चूहे बिल्ली के खेल में। सिर्फ इतनी सी बात है। दूसरी बात यह है कि साहब इनके आपने गुजरा की कारकर्दगी देखी है, पल्स कंसल्टेंट का सर्वे आपकी आंखों से गुजरा होगा ना, वहां पे आपने देखा है। सर्वे को छोड़ दें, इनकी कारकर्दगी ऐसी है कि सर्वे को छोड़ दें, दावत दे रहे हैं, सर्वे को छोड़ दें। तंबाकू माफिया वाले इमरान खान के साथ बैठे हुए हैं, चीनी माफिया वाले इमरान खान साहब के साथ बैठे हुए हैं, आटा गंदम वाले इमरान खान साहब के साथ बैठे हुए हैं, पेट्रोल वाले इमरान खान साहब के साथ बैठे हुए हैं, रजाक दाऊद का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, नदीम बाबर का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बुजदार साहब और असद उमर साहब का शुगर कमीशन में नाम आया हुआ है। क्यों नहीं करते इमरान खान साहब? इमरान खान साहब ने पहली तकरीर की, मैंने नारा मारा, ये है कायदे इनकलाब होता कि जो कहता है खुद इत्साबी घर से, लेकिन वो उसके बाद क्या हो गया? 2 बार बुला रही है नैब, और जाने का नाम नहीं ले रहे। नहीं, जुल्फी बुखारी साहब बिना बुलाए क्लियर हो गए, NTN नंबर नहीं है उनका इधर। हमारे ऑपोजिशन सही कहती है कि हमारा एहतसाब इंतकाम हो रहा है, एहतसाब नहीं। ये सेपरेट। हम ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि खुद एहतसाबी घर से एहतसाब बिला इम्तियाज नहीं हो रहा, क्रॉस द बोर्ड नहीं हो रहा, लेकिन और शफाफ भी होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें ये नहीं। और एक और बात याद रखें, आज अपोजिशन पकड़ी हुई, नून और पीपल्स पार्टी पकड़े हुए, अगले मोड़ पर तहरीके इंसाफ पकड़ी जाएगी, इनको कोई नहीं बचा सकेगा। इसलिए अच्छी बात यह है कि BRT हो, मालम जब्बा हो, आजम खान हो, नदीम बाबर साहब हो, रजाक दाऊद साहब हो, ABCDFGH जो भी हो, वो उनको नैब को उनको एक्शन ले। ब्रेक ले लूं और ब्रेक के बाद जरा फिर इस पे भी बात आगे जारी रखेंगे, और जरा जो जलसे हो रहे हैं, खासतौर पर जो 13 दिसंबर का बड़ा जलसा मुस्लिम लीग नून जिसकी मेजबानी करेगी, उस पर भी जरा थोड़ी सी बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़। अच्छा उस्मा, ब्रेक से पहले हम थोड़ी सी बात कर रहे थे इनकी गवर्नेंस के हवाले से, NRO के हवाले से, जो हम कह रहे थे कि अवाम को देना चाहिए, लेकिन देखिए वो कहते हैं कि कोरोना के हालात थे, उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने, गवर्नमेंट ये कह रही है कि पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं सबसे कम माशी नुकसान जो है वो पाकिस्तान का हुआ है, और इस बात को वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम भी तस्लीम कर रहे हैं। तो क्या ये इस हुकूमत की कामयाबी नहीं है? इसका जवाब दीजिएगा, फिर जलसों पर बात करूँगी। देखिए, पहले तो ये कमाल बात है कि वो जो बार बार आपको खसारा आके बताते हैं ना, मतलब मजे की बात ये कि जेब च नहीं तेला ते कर दिए मेला मेला, इनका तो वो हाल है कि हमने रोटी बचा के रखी हुई है, चूंकि हम जो है वो आटा बचा लिया हमने, चूंकि हम रोटी नहीं पका रहे। ओ भाई, कोई कारकर्दगी होगी, कोई सरगर्मी चलेगी, को आपका मुल्क में संतें चलेंगी आपको, तो फिर ही जो है वो तजारत आने जाने वाली बात होगी ना। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये सारे जो अंडर 19 है ना, ये हमारे सिर पर जो सवार हुए, अब उन्होंने बड़ी आसानी से कह दिया हाँ वो हमसे गलती होगी लेट फैसले करने से। और भाई, आपकी ये गलतियां पाकिस्तान की कौम को अरबों रुपए में पड़ी हैं, और उसके बाद आप मासूम सा मुंह बना के कहते गलती हो गई है। अब ये LNG वाली बात जो है, ऐसा ही केस शाहिद हक्कान अब्बासी पे अभी भाई ने जिक्र किया, हक्कान अब्बासी साहब पे बनाया कि जी आपने महंगा टर्मिनल जो है वो किया, वैसा ही उससे बल्कि ज्यादा कीमत पे इन्होंने LNG टर्मिनल लगाया, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, उसके बाद आपने LNG जो है वो लेट खरीदी, जब सस्ती मिल रही थी आपने नहीं खरीदी, आप सोए हुए थे, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, गलती हो गई, क्या फर्क पड़ता, अरबों रुपया निकल जाएगा। आटे और चीनी की मद में लोगों की जेबों से अरबों रुपया निकल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा कसूर ये था, वो कह रहे हैं हमारा कसूर है, वाकई हमारा कसूर है। आप तो 1 साल बाद निकल पड़े थे ना हमारे खिलाफ मोर्चा लेने के लिए, लेकिन हम अपना सिर नीचे करके काम करते रहे, इस मुल्क में बिजली पूरी करके दिखाई, कमिटमेंट करके दिखाई हमने इस मुल्क के अंदर जो है। आपने तो एक मिनट पारस, इन्होंने एक IPPs के बारे में भी एक आपको याद होना चाहिए बनाया था, वो रिपोर्ट आज तक दबा ली गई है। हम पे किस चीज का जुर्म डालते हैं, निकालें रिपोर्ट, निकालें और लाके बताएं। कर्जों के हवाले से भी कमीशन बनाया था, आगे उस कमीशन की रिपोर्ट भी नहीं आई, और ये चीनी की कीमत जो है वो 95 रुपए पे आ गई, बड़ी खुशी की बात है। जो इनकी रिपोर्ट खुद कहती है कि 67 रुपीज के करीब होनी चाहिए। सजा किसको मिली? किसी को। मेरा सवाल यह है कि किसको सजा मिली? ये सबको पता नहीं मिल रही है, डाके के ऊपर। और वजीर आजम हमें आके क्या कह रहे हैं? वजीर आजम कभी हमें अर्तगल ड्रामा दिखा रहे हैं, कभी कह रहे हैं दूसरा ड्रामा देखो, सुप्रीम कोर्ट हमें कहती है हिचकी फिल्म देखो। मुझे बताओ मैं कहां जाऊं? कसूर में जो बच्चे आज डबोए गए हैं, उसका गुनहगार कौन है? किससे पूछे? ये तो फरात के किनारे कुत्ते के मरने की बात किया करते थे। ये जो बच्चे मरे इनका किससे पूछूं? बावनगर में एक औरत ने बच्चे फेंके। बिल्कुल ठीक कह रही हैं ये सदाकत साहब, इसका जवाब दीजिएगा अपनी टर्न के ऊपर, लेकिन इसको थोड़ा सा शॉर्ट रखिएगा। मैं जरा थोड़ा जलसों के हवाले से बात करना चाह रही हूँ। उसमें आप लोग एक बड़ा जलसा
जलसा मीनार पाकिस्तान पे पीडीएम करने जा रही है और कल नून लीग की तरफ से ये कहा गया है आप लोगों ने कि हम इस्तीफे दे देंगे और जो जलसा होगा उसमें इसका ऐलान किया जाएगा, तो आपने अपना जो इस्तीफा है वो अपनी क़यादत को दे दिया है, उनके पास रखवा दिया है आपने? इस्तीफों का ऑप्शन पहले दिन से पीएमएलएन जो है वो एक्सरसाइज करने के लिए तैयार थी, लेकिन चूंकि हम पीडीएम में हैं और पीडीएम जो है उसने मुत्तफिका फैसले करने हैं, पीएमएलएन ने अकेले इस्तीफे नहीं देने। पीडीएम की मीटिंग हो रही है 8 दिसंबर को और उस मीटिंग के अंदर तमाम सरबराह उज़मा आप ठीक कह रही हैं, देखिए पीडीएम ने ही फैसला करना है, लेकिन नून लीग ने भी तो उससे पहले फैसला करना है ना। आपने खुद भी कि आप लोगों ने करना क्या है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से आपको रिजर्वेशंस हैं, वो नहीं मानते ना इस्तीफों पे? हम फैसला कर चुके हैं, नहीं रिजर्वेशन की बात नहीं है। हमने जैसे मैंने कहा पहले दिन से इस्तीफों के हक में है और इस्तीफे का ऑप्शन किसी भी वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, पीडीएम जब फैसला करेगी इज्तिमाई तौर पर इस्तीफे दे दिए जाएंगे। हमारे इस्तीफे तैयार हैं और वो हम पीटीआई की तरह इस्तीफे नहीं देंगे कि एक तरफ इस्तीफे दिए होंगे, दूसरी तरफ पार्लियामेंट लॉजेस भी और सब कुछ जो है वो इस्तेमाल हो रहा होगा, गाड़ियां जो है चेयरमैन जो स्टैंडिंग कमेटियों के जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब बैठ के धरने में आ रहे होंगे। एक हफ्ते में कोई 3 दफा टेलीफोन पे बात हो चुकी है, 4 मरतबा बात हो चुकी है, तो क्या वो मियां साहब मना रहे हैं जरदारी साहब को? क्या मकसद क्या है इस बात का कि वही इस्तीफा देने के लिए अब तैयार हो जाओ? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिस्टम का हिस्सा है, उनके स्टेक्स हैं, आपको लगता है कि वो अपनी सिंध गवर्नमेंट छोड़ देंगे? मना लिया है उनको नवाज शरीफ साहब ने? देखिए इसका फैसला पीपल्स पार्टी ने करना है, लेकिन उनको फैसला करना होगा। ठीक, ये अब मैं समझ रही हूँ कि वो हाई टाइम आ गया है कि अब अगर इस डूबती हुई कश्ती के साथ कोई खड़ा रहेगा नहीं, हुकूमत के साथ, उसको अवाम के गैज़ो गजब का भी जो है वो सामना करना पड़ेगा और अवाम मजीद कोई लॉलीपॉप जो है वो इमरान खान की हुकूमत से लेने के लिए तैयार नहीं है। आपकी हुकूमत के पास अब थोड़ा वक्त भी जरा मुश्किल ही चल रहा है इस वक्त में और लगता ही है कि मुकाबला भी काफ़ी सख्त है आप लोगों का। सर, एक बड़ा जलसा पीडीएम कर रही है लाहौर के अंदर और वो हो सकता है कि उसके बाद लॉन्ग मार्च जो है कुछ हफ्तों के बाद, कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद भी ये कर लें, तो क्या आपको लगता है ये वक्त है कि वज़ीर आज़म थोड़ा सा घबरा लें? अब देखें, एक जो आप थोड़ी सी समझानी थी बात 10 सेकंड के लिए, कौम का खसारे का मतलब है कि कौम की आमदनी कम है, खर्चे ज़्यादा है, तो कर्जा बढ़ेगा। जब कर्जा बढ़ेगा तो कौम पे मुश्किल वक्त आएगा। अगर जरदारी साहब ने और नवाज साहब ने कर्जे लिए तो उसकी वजह से 2 साल मुश्किल रहे। हमने खसारा ख़त्म कर दिया, कौम पे बोझ ख़त्म हो गया, कर्जा बढ़ना कम हो गया। पिछले 5 साल से 5 महीनों से महंगाई भी कम 5 महीनों से इस कौम ने कोई कर्जा नहीं लिया। ये जो वबा थी ख़त्म होगी। दूसरी बात ये, काश महंगाई कम हो जाए। आप जाके आज स्टैट्स चेक करें, महंगाई कम होना शुरू हो गई है और इस हफ्ते 0.23% कम हुई है। हफ्तावार महंगाई है, हफ्तावार महंगाई है और ये हफ्ते में जो खुर्दो नोश की चीजें हैं जिसको हम सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स कहते हैं उनकी बात है। आप थोड़ी सी अच्छी खबरें, इस्तीफों की बात कर रहे हैं, थोड़ी सी अच्छी खबर सुन लें ताकि आपके टीवी से अच्छी बात भी जाए। पहली सारी अच्छी बातें जा रही हैं और सच्ची बातें बढ़ना शुरू हो गई। भट्टी साहब इसको वो इनकार नहीं करेंगे कि टेक्सटाइल की अच्छी बातें भी सुन लेना। आपने टेक्सटाइल की बात नहीं है, टेक्सटाइल के मजदूरों की शॉर्टेज होगी है फैसलाबाद में। एप्टमा कह रहा है कि बड़ी खुशी है। मराद दिए कंस्ट्रक्शन को, इस वक्त सीमेंट की सेल पीक है, मोटरसाइकिलों के सेल, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इस वक्त बढ़ रही है, कारों के सेल बढ़ी है। ये सारी वो खुशी की खबरें जिससे पाकिस्तान की मईशत कोरोना से निकली है। लोग नहीं निकलेंगे सड़कों पे। 5 महीनों से इस हुकूमत ने कोई कर्जा नहीं लिया और 5000 अरब वापस कर चुके हैं। आपने जो घरों की बात की थी, फोरक्लोजर लॉ फंसा हुआ था पंजाब में हाई कोर्ट में, वो अब निकल गया है। अब 3 लाख हुकूमत देगी और छोटे जो 5-5 मरले वाले, उधर में आ रहे हो ना, 5-5 मरले वाले लोगों को घर मिलेंगे। लूटमार का कोई एक केस इस हुकूमत के लीडर पे नहीं है। अब आप करें जी, आप 100 दफा धरने करें। ये छोटी छोटी जलसियां इमरान खान के क्या है, 5000, 10,000, 15,000 बंदा, इमरान खान जो लाखों के जलसे करने वाला, घबरा नहीं रहा, क्रेडिबल, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप बिस्मिल्लाह करें। आप जिस दिन इस्तीफे देंगे ये कौम सबर शुक्र पड़ेगी। मुल्क को लूटने वाले खुद ब खुद चले जाएं। हम इलेक्शन कराएंगे, नए लोग आएंगे पाकिस्तान को। ये मोरूसी बच्चों के अलावा भी पाकिस्तान का हक है। ये शरीफ खानदान, ये जरदारी खानदान, ये मौलाना फजल रहमान खानदान, इनके अलावा आप, मैं और भट्टी साहब, आप सारी जिंदगी की नौकरी करेंगे, गुलाम इब्ने गुलाम रहेंगे, या पाकिस्तान में आम लोगों की बारी भी आनी है, आएगी बारी। अगर इस्तीफे दे देते हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ता, आप कह रहे हैं? भाई इस्तीफे देंगे तो कौन से आईनी बहरान पैदा होगा।
ये अजाब टल जाए तो उससे अच्छी बात क्या है? आईनी बहरान पैदा होगा। पंजाब असेंबली में उनकी कितनी सीट्स हैं? मैं बहरान पे बात करता हूं। आपकी कितनी है? 181। अगर आपकी पंजाब से हुकूमत खत्म होती है, सेनेट इलेक्शंस मंसूख हो जाएंगे। अच्छा, नहीं हो सकेंगे। सुने मैं एक भट्टी साहब से पूछता हूं, हमें नवाज शरीफ साहब ने बताया कि जरदारी साहब बहुत बड़े चोर हैं, हम उस वक्त खुश होते थे। अच्छा, फिर जरदारी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ बड़े चोर है, तब भी हम खुश होते थे। आज वो दोनों खड़े होकर एक दूसरे को हाजी बना रहे हैं, तो हम खुश हो जाएं। हमारे लिए परेशानी की बात है कि ये सिर्फ अपने केसेस खत्म करना चाहते हैं। रोकेंगे। आज पता है खान साहब ने क्या कहा है? वो कह रहे हैं कि हम जलसा करें, जो जलसा कराएगा हम जलसों की इजाजत नहीं देंगे, का बायस बनेगा, उस पे केसेस बनेंगे। क्योंकि कोरोना की SOPs लागू हैं। 300 से ऊपर जो बंदा जलसा कराएगा उस पे केस बनेगा। हम शहबाज शरीफ नहीं है, हम औरतों को बच्चों को गोलियां नहीं मारेंगे। क्या फायदा इन केसेस के बनने का? इज्तिमा होने से रोकना चाहिए, बाद में बनाते रहे बनाते रहे आप केसेस। आप पेशावर के बाद उन्होंने मुल्तान कर दिया, डूब रही है। चाहते हैं लोगों को कोरोना हो, लोग मरें, ताकि इनको लाशें मिलें और ये कोई अपनी सियासत करें। हम बिल्कुल लोगों को मना कर रहे हैं, बिल्कुल इनके पीछे ना आए लूट मार करने वालों के। ये खुद लूट मार करेंगे, आपको कोरोना लगाएंगे। लाशें मिलेंगी सियासत करने के लिए? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, अगर हम इनको रोकते हैं, अगर कोई टकराव होता है, अगर कोई मार कुटाई होती है, किसी की जान जाती है, तो ये हुकूमत शहबाज शरीफ वाली नहीं है जिनको कभी कभी कहा जाता था कि ये कातिल आला है। ये कातिल आला की हुकूमत नहीं है, हम लोगों को मारेंगे। फोन पे गुफ्तगू हो चुकी है सर, क्या लग रहा है कि क्या प्लान हो रहा है या क्या एक दूसरे को राजी कर रहे हैं कि जो जरदारी साहब हैं वो मुफाहमत के लिए करने की राजी कोशिश कर रहे हैं मियां साहब को, या मियां साहब कह रहे हैं हिसाब किताब जो है ना उसका अमल थोड़ा तेज होना चाहिए? क्या हो रहा है? देखिए, पहली बात तो वो करो, मैं ये इस पे एक जलसों पे दे दूं कि ये हुकूमत हाई मॉरल ग्राउंड पे नहीं है। हुकूमत ने अपनी जलसियां भी की, जलसियां या जलसे कह लें, तकरीबात भी की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, अंडरपास के इफ्तिताह भी किए, और हुकूमत दूसरी तरफ से कह रही थी कि PDM ना करे। हुकूमत को भी नहीं करना चाहिए। अब उन्होंने कहा है कि हम अपने जलसे मनसूख करते हैं और वो करने चाहिए। दूसरी बात है अपोजिशन को कि खुदा के लिए आप इस हुकूमत को आपका हक है जलसे, जुलूस, लांग मार्च, धरने, जो करना चाहते हैं, हुकूमत को नहीं गिराना चाहिए। ये तो हक में नहीं, वो उनका हक है, वो जो करना चाहते हैं। बड़े झटके बर्दाश्त किए हैं। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, कोई नहीं सीखता ना। हमारी सियासत का, हमारी तारीख का, हमारी हिस्ट्री का सबसे बड़ा सबक ये है कि कोई नहीं सीखता। दूसरी बात है, ये फैसले करने होते हैं किसने? जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब, शहबाज शरीफ साहब और हमजा, बस इतने फैसले होते हैं, बाकी कोई फैसला नहीं होता। इधर इमरान खान साहब और दो चार जो साथ हैं उन्होंने करने होते हैं। तो बात बेसिकली ये है कि कोरोना है, सेकंड वेव है, यूरोपियन वायरस है, सर्दी है, खुदा के लिए उस ये थोड़ी देर के मुलतवी। तीसरी बात ये, इस पे आज चौथी मरतबा 4 APCs हो चुकी हैं। अपोजिशन का जो अब तक की परफॉर्मेंस है, हुकूमत की परफॉर्मेंस तो बिल्कुल ही अल्लाह के फजल से आपके सामने है ना, लेकिन अपोजिशन उससे आगे गुजरी। 4 APCs हो चुकी हैं, रहबर कमेटियां बनी, जल्द से मोबाइल तक बाहर रखे कि अंदर कोई लीक ना हो। उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी ना। असेंबलियों में बैठना है, नहीं बैठना, ये इत्तेफाक आज तक नहीं कर सके। सारे बैठे हुए मौलाना साहब समेत। अच्छा, मुश्तरका सदारती उम्मीदवार लाना था, नहीं ला सके। सेनेट चेयरमैनी पे अक्सरियत में होकर हार गए। मौलाना लॉन्ग मार्च चीट किया दोनों बड़ी पार्टियों ने। मौलाना आखिरी मौलाना धरना चीट, अस्तीफे दें चीट, GB में हलफ ना उठाएं, नहीं इत्तेफाक। सर मुझे ये बता दें, एक हद से आगे नहीं जाना चाहते को। अगर मीनारे पाकिस्तान में एक बड़ा क्राउड ले आती है ये ऑपोजिशन, तो फिर इस हुकूमत पे कितना प्रेशर होगा? और अगर ये ऑपोजिशन एक बड़ा क्राउड नहीं ला पाती है तो फिर ऑपोजिशन की इस तहरीक को कितना बड़ा धचका लगेगा? कोई बिल्कुल नहीं। इमरान खान साहब के 126 दिन का 5000 बंदे इधर बैठे होते थे, लेकिन जब वो मुल्तान में जाते थे तो इतना बड़ा जलसा, मियाँ वाली में इतना बड़ा जलसा, लाहौर में इतना बड़ा जलसा। जलसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हुकूमत की परफॉर्मेंस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हुकूमत खुद है। और हल कैसे निकलेगा? कोई ग्रैंड डायलॉग नहीं होने चाहिए इस वक्त में, ये ग्रैंड तसादुम से बचने के लिए? मैं तो कहता हूं होने चाहिए। तो क्यों नहीं हो रहे? इस वजह से कि सारे अपनी अनाओं के कैदी हैं, अपने नैरेटिव के कैदी हैं, अपनी जिद्दों के कैदी। मैं एक सिर्फ कमेंट ले लूं। उसमें शहबाज शरीफ ने ये कहा कि ग्रैंड डायलॉग की उन्होंने बात की, उन्होंने ये तजवीज दी। आप नहीं समझती कि इस तजवीज से पहले उनको अपने भाई और भतीजी के साथ भी एक डायलॉग कर लेना चाहिए था? क्योंकि सबको पता है
तसादुम और मुफाहिमत साथ साथ नहीं चल सकती? पहले तो मैं एक बात बता दूं कि जो डाकू था ना पंजाब का सबसे बड़ा, उसके पास भी आप एनआरओ लेने गए हैं कुछ दिन पहले, और वो आप ही ने हमें बताया था कि वो जो है वो डाकू है पंजाब का सबसे बड़ा, जो लाशें बिछाने वाले थे वो आज आपकी हुकूमत में बैठे हैं, इसलिए जरा अपने गिरबान में झांक लिया करें, पहली बात। दूसरी बात, जिस ग्रैंड डायलॉग की आप बात कर रहे हैं, देखिए ये जो भी भट्टी साहब ने कहा ना, चेयरमैन जो सेनेट का इलेक्शन था, जो अदम एतमाद थी, सब कुछ था, यही तो हमारा रोना है और यही हमारा केस है कि ये जिस इल्लीगल तरीके से आए हैं और जिस तरह से इनको इल्लीगल सपोर्ट मिलती रही है, उसकी वजह से पाकिस्तान मसाइल का शिकार हो रहा है, और इसीलिए दूसरों को भी, सिलेक्टर्स की भी बात की जा रही है, और इदारे जो है मिलाइन हो रहे हैं इनकी वजह से। अगर इदारे अपना काम करना शुरू कर दें, इनकी जान छोड़ दें, तो शायद पाकिस्तान में मसाइल हल हो जाए, लेकिन इनको लाने वाले भी उतने कसूरवार हैं जितने ये हैं। सर सदाकत भाई साहब, आखिरी इस पे कमेंट कर दें। सर, ये जो ग्रैंड डायलॉग की बात की है, क्या आप इसको हल समझते हैं, इसकी हिमायत करते हैं, या इसको भी आप एनआरओ की ऑफर या डिमांड ही समझेंगे? देखिए, डायलॉग इन्होंने करना है, इनको इलेक्शन पे एतराज है, बिल्कुल इलेक्टोरल रिफॉर्म पे डायलॉग करें, बिजली के जो खसारे खत्म करने हैं, बड़ा मसला है और आने वाले दिनों में बड़ा मसला है, उस पर डायलॉग करें। हम करने के लिए तैयार हैं, इनको पार्लियामेंट में बुलाते हैं, ये आते नहीं है, कोरोना मसला है उस पर डायलॉग करें। आपका ख्याल है कि बंदे इकट्ठे करेंगे उससे कोरोना फैलेगा? आप जलसा कर लें, 20,000 25,000 बंदा इकट्ठा कर लें, ना मेरी सेहत पे कोई असर है, ना इमरान खान की सेहत पे असर है। आप पहल करें, हम इनको बार बार बुलाएंगे, आए बैठ के मसाइल करें। वो कहते हैं कि पहले इनको कोई घर भेजे, फिर कोई नहीं, हम कोई से मुलाकात करेंगे। ये बातें अगर ये जिद्दी और अगर ये बातें करते हैं जो अपने आप को खुदा ताला समझता है, हमें पता है कि किसी के अज़ाब का कौमी इश्यूज पे कोई मसला नहीं है, इनको सिर्फ चाहिए कि मियां साहब वापस आ जाएं, जरदारी साहब के केस खत्म हो जाएं। ये तो होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की आज मसाइल की वजह करप्शन है, और करप्शन पे हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। शिरकत करने के लिए इस गुफ्तगू से जरूर लग रहा है आखिर में जो आपने किए कि जरूर आपके अच्छे ग्रैंड डायलॉग हो जाएंगे। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से कोई इजाजत दीजिए। अल्लाह